छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्टार्ट से लेके एंड तक क्या डेली रूटीन होता है? देखिए, टीचर्स के पास हर दिन एक नया मौका होता है बच्चों की पर्सनैलिटीज़, उनकी वैल्यूज़ को शेप करने का। कि मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल क्लासरूम बच्चों के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्कूल और क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ बच्चा बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। क्लासरूम में कॉर्नर में वो बच्चा बैठा रहता था। सो मैंने उसके कंफर्ट जोन से काम करना स्टार्ट किया। मैंने उसके फेवरेट टॉय को उसका हेल्पर बनाया। इसके बाद आ जाती है आप लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी। क्या आपने डेली बेसिस पर बच्चों से कोई एक एक्टिविटी करवाई, या आप आउटसाइड प्ले भी हो सकता है ये, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे की बॉडी इन्वॉल्व हो। तो ये चेक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। जब तक बच्चे का आप ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक आप बच्चे को सेफ फील नहीं कराओगे, तब तक वो बच्चे की लर्निंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक टूल की तरह होना चाहिए, ना कि टीचर्स और पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट। हमारा फोकस रहता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर, जहाँ पर हम चेक करते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या महसूस कर रहा है और बच्चा किस तरह से एक्सप्लोर करता है। नमस्ते और वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं को ग्रैड के साथ एक खास पॉडकास्ट, जहां हर एपिसोड में होते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, रियल जर्नीज और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, अर्ली एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के चलते आज हमारे साथ जुड़ी है सिमरा मैम, जो एक नर्सरी टीचर ट्रेनर है। उन्होंने अब तक 500 से भी ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है। वो एक ऐसे प्रोफेशन की रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ बनते हैं बचपन के पहले सपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पायरिंग जर्नी उनकी ज़ुबानी। हेलो सिमरा मैम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम एज अ नर्सरी टीचर ट्रेनर, और अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम सिमरा है। मैं एक नर्सरी टीचर ट्रेनर हूँ। मुझे बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में डीपली इंटरेस्ट है। मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। बीएड में ना सिर्फ मैंने थियोरेटिकल कंसेप्ट को सीखा, बल्कि प्रैक्टिकली उसे लाइफ में किस तरह अप्लाई करना चाहिए उसका भी मैंने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लिया। पिछले कुछ समय से मैं नर्सरी टीचर्स को ट्रेन कर रही हूँ। मैं उन्हें सिखाती हूँ कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल को समझकर उनका बेस्ट वर्जन कैसे निकाला जाए। मेरा फोकस रहता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर, एक्टिविटी क्लासरूम और आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, ताकि हर टीचर एक फन फिल्ड क्लासरूम क्रिएट कर सके। और मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा टीचर वही है जो खुद भी लर्नर बनना रहे। और इसी माइंडसेट के साथ आज मैं यहाँ हूँ, ताकि अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर कर सकूँ। वाओ मैम, अमेजिंग। आपका को ग्रेड के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? आपका क्या रोल है यहाँ पर? यस, को ग्रेड में मैंने एज अ टीचर ट्रेनर के रूप में काम किया है। वहाँ मेरा रोल था टीचर्स को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाना, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एज अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स। मैंने वहाँ पर कई इंटरेक्टिव वर्कशॉप कंडक्ट की, जहाँ टीचर्स ने न्यू मेथड सीखे और उन्हें अपनी क्लास में अप्लाई किया। इसका इम्पैक्ट को ग्रेड के टीचर्स पर काफ़ी पॉजिटिव रहा। को ग्रेड के टीचर्स इनोवेटिव बन गए और हमें लर्निंग आउटकम्स मिलने लगे। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, और साथ ही मैंने वहाँ पर बच्चों के कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। टीचर्स को लेसन प्लानिंग में भी मैंने हेल्प की। को ग्रेड में एज अ टीचर ट्रेनर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मौका मिला। ओके मैम, छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्टार्ट से लेके एंड तक क्या डेली रूटीन होता है? देखिए, टीचर्स के पास हर दिन एक नया मौका होता है बच्चों की पर्सनैलिटीज़, उनकी वैल्यूज़ को शेप करने का। मैं अपना हर दिन इसी तरह से प्लान करती हूँ जहाँ बच्चे सेफ़, वैल्यूड और एक्साइटेड टू लर्न फील करें। सुबह मॉर्निंग जब बच्चा स्कूल आता है, मैं उन्हें इंडिविजुअली वार्मली ग्रीट करती हूँ। ये छोटी सी गेस्चर उनके दिन की शुरुआत को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। उनकी आंखों में आंखें डालकर आप बच्चों की गुड मॉर्निंग बोलें। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सर्कल टाइम। सर्कल टाइम मेरा फेवरेट टाइम है, बिकॉज इट्स अ गोल्डन मोमेंट फॉर बॉन्डिंग एंड कम्युनिकेशन। सर्कल टाइम में हम स्मॉल मोमेंट जैसे स्टोरीज़ शेयर करना, ये सब मोमेंट्स हम लोग करते हैं, जो जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इमेजिनेशन पावर भी इससे बच्चे का बूस्ट होता है। ओके। इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टाइम। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टाइम में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बच्चों के कंसेप्ट को नेचुरली मैं क्लियर करूँ। एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर जो भी हमारे पास आसपास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करके मैं बच्चों के नेचुरली कंसेप्ट
क्लियर करूं। इसके बाद आपका लंच टाइम की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। वहाँ आप बच्चों में बहुत सारी गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉश एक्टिविटी आप वहाँ पर करा सकते हैं, गुड मैनर्स, गुड वैल्यूज़ आप डेवलप करते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वाइट टाइम, जहाँ बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को सेटल करते हैं, इमेजिनेशन पावर को सेटल करते हैं, फॉलोड बाय क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वहाँ आप बच्चों से कुछ भी क्रिएटिविटी करा सकते हैं बिना बाउंड्रीज के, लाइक बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, इमेजेस ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ प्रिटेंड प्ले या एक्टिविटीज़ करते हैं, और जब क्लास का एंड होता है मैं हर बच्चे से वहाँ पूछती हूँ कि आपने क्या सीखा, यहाँ पर क्या एक्सप्लोर किया। जब मुझे बच्चे बताते हैं कि उन्होंने ये एक्सप्लोर किया, तब मुझे लगता है कि यस, मैंने एक मीनिंगफुल डे क्रिएट किया है बच्चों के लिए। नर्सरी एज के बच्चों को पढ़ाने में और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है मैम? देखिए, नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और हाई स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाना दोनों अपने आप में रिवॉर्डिंग हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है नर्सरी स्कूल के बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं। हर चीज़ उनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होती है। हाई स्कूल के बच्चे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पर काम करते हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चों को एक तरह से हमें उन्हें दुनिया महसूस करानी होती है, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हाई स्कूल की अगर हम बात करें, हाई स्कूल में हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पर काम करते हैं, वहाँ डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। मुझे आज भी याद है, एक बच्चा था मेरी क्लास में 4 साल का, जो रोते हुए क्लास में आया। सो इमिडिएटली मैंने उस दिन रेनी डे सेलिब्रेट किया। उसमें मैंने इमिडिएटली क्लाउड्स, पेपर क्लाउड्स बनाए, अम्ब्रेला का मैंने वहाँ यूज़ किया, और जिसमें क्लास के सिर्फ वही बच्चा नहीं, क्लास के सारे बच्चे वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। सो दैट्स द काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी नर्सरी टीचिंग डिमांड्स। बराबर। हाई स्कूल में आप डिबेट्स कर रहे हैं, है ना। सो दोनों लेवल का जो टीचिंग है वो अपने आप में रिवॉर्डिंग है, बट नर्सरी लेवल का जॉय अनमैच्ड है। मैम, आपके हिसाब से एक आइडियल क्लासरूम कैसे लगनी चाहिए? हम ऐसे कौन से टूल्स और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं एक आइडियल क्लासरूम के लिए? हाँ, यस। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल क्लासरूम बच्चों के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्कूल और क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ बच्चा बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत सी चीज़ों को सीख रहा है वहाँ बच्चा। सो एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पर लो हाइट शेल्फ्स होनी चाहिए। लो हाइट शेल्फ्स जहाँ पर बच्चे अपने मटेरियल्स को खुद निकाल सकें और उनका यूज़ कर सकें। क्लासरूम के जोन्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सबसे पहले रीडिंग कॉर्नर, जहाँ बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए बच्चों के, ताकि बच्चे अपनी कहानियों की दुनिया में खो सकें। इसके बाद आपका आता है आर्ट स्टेशन। वहाँ पर आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों से ड्राइंग करा सकते हैं, जहाँ बच्चे अपने इमेजिनेशन को वहाँ पर दिखा सकें बिना किसी बाउंड्रीज़ के। इसके बाद आता है आपका प्रिटेंड प्ले एरिया। प्रिटेंड प्ले एरिया में बच्चे अलग अलग करेक्टर चूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचर बन रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है। एक दिन मैंने अपनी क्लासरूम में हॉस्पिटल डे सेलिब्रेट किया, मींस कि हॉस्पिटल का सेटअप किया मैंने अपनी क्लास में। वहाँ बच्चे डॉक्टर बनकर एक दूसरे का फीवर चेक कर रहे थे। सो इट वाज बोथ एडोरेबल एंड एजुकेशनल, है ना। कुछ स्पेसिफिक टूल्स भी होते हैं आपकी क्लास में, जैसे आप सेंसरी टूल्स इसमें रख सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए क्लास में, पपेट्स होने चाहिए, जहाँ आप स्टोरी टेलिंग जो है पपेट्स की थ्रू करें आप क्लास में। तो ये सारे टूल्स आपके बच्चे की जो लर्निंग है उसे एक्टिव बनाते हैं। सो ये सारे टूल्स का होना क्लास में बहुत ज़रूरी है। बट टूल्स जब ही काम करेंगे जब टीचर की प्रेजेंस पॉजिटिव होगी और उसमें बहुत सारा बच्चों के लिए लव होगा। एग्जैक्टली मैम। तो एक टीचर अपने माइंड में क्या लेके चलता है कि बच्चों को जब पढ़ाना है तब कौन सा स्पेसिफिक टोन वो यूज़ करे या स्पेसिफिक लैंग्वेज का वो यूज़ करे, ताकि बच्चे उसे उनकी टीचिंग को समझे? देखिए, टीचर को पढ़ाते समय अपनी लैंग्वेज, टोन और बॉडी लैंग्वेज तीनों पर इक्वली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बच्चे के बिहेवियर को जेंटली यहाँ पर गाइड करती है। सबसे पहले हम टोन की बात करते हैं। टीचर की टोन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं डोंट रन, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेट्स वॉक लाइक अ टर्टल, लेट्स बी स्टोरी टाइम से स्टार्ट साउंड मोर मैजिकल देन सिट प्रॉपरली। ओके।
टीचर की टोन पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ। मैं जब भी क्लास में स्टोरीज सुनाती हूँ, हाँ। अपनी वॉइस को कभी स्लो करती हूँ, कभी फास्ट करती हूँ, कभी फनी करती हूँ अपनी वॉइस को। इससे क्या होता है, बच्चा इंटरेक्टिव क्लासरूम एक क्रिएट होता है, बच्चा आपसे इंटरेक्ट वहाँ पर करने की कोशिश करता है, बच्चा आपसे कनेक्ट रहता है वहाँ पर। और बॉडी लैंग्वेज भी टीचर की इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज में बच्चे आपकी आंखों में कनेक्शंस ढूंढते हैं, है ना। हाँ। अगर आप बॉडी लैंग्वेज आपकी नॉर्मल नहीं है तो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। सो टीचर को अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी इक्वली फोकस करना चाहिए। ऐसे कौन से डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंज टीचर्स फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम, और आप अपनी कोई कहानी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने किसी चैलेंज को ओवरकम किया हो? यस, डेफिनेटली नर्सरी लेवल पर पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। और आपके पास जब आप नर्सरी लेवल के टीचर, आप नर्सरी टीचर्स हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कई चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज है इमोशनल रेगुलेशन और अटेंशन स्पैन। हर बच्चा अलग तरह से सीख रहा है और अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज ये है। मुझे आज भी याद है, मेरी क्लास में एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा नॉन वर्बल था। स्टोरीज़ टाइम पर वो स्टोरीज़ नहीं सुनाता था, वो सर्कल टाइम ज्वाइन नहीं करता था, बच्चा बहुत ही ज़्यादा नॉन वर्बल था। इवन क्लासरूम में कॉर्नर में वो बच्चा बैठा रहता था। सो मैंने उसके कंफर्ट जोन से काम करना स्टार्ट किया। मैंने उसके फेवरेट टॉय को उसका हेल्पर बनाया। आज मिस्टर बनी सर्कल टाइम ज्वाइन करेंगे, है ना, और आज मिस्टर बनी कोई स्टोरी सुनाएंगे या फिर कोई पोएम सुनाएंगे, क्या आप उनके बोलने में हेल्प करोगे? पर टीचर्स को यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होगी कि सिर्फ एक ही दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा आपके साथ ओपन हो जाए। लेकिन जब आप उसे अपने डेली क्लासरूम रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। सो कुछ दिन मैंने उस बच्चे के साथ उसके पर्सनल टॉय को उसका हेल्पर बनाकर उसके कंफर्ट जोन से काम किया। सो कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो बच्चा अपने आप उस स्टोरी को रिपीट करता है। सो मुझे यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि इंडिविजुअलाइज सपोर्ट कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, और बच्चे को सेफ़ फील कराना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। क्योंकि जब तक बच्चा सेफ़ फील नहीं करेगा तब तक वो आपके साथ बच्चा कनेक्ट नहीं हो सकता। सो टीचर्स प्लीज़ बच्चे को यहाँ पर सेफ़ फील कराएं और उनके कंफर्ट जोन से आप लोग काम स्टार्ट करें। और चैलेंजेस सिर्फ आपके क्लासरूम तक सीमित नहीं हैं। कभी कभी क्लास में रिसोर्सेज कम होते हैं। इमेजिन कीजिए आपका फेवरेट टॉय बच्चे का आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उस सिचुएशन में आप DIY का यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग मटेरियल्स आप बना सकते हैं, आप बॉटल कैप्स का यूज़ कर सकते हैं। सो चैलेंजेस सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं हैं। जो NEP का होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस है, आप उसे डेली क्लासरूम चेकलिस्ट में कैसे टर्न करते हैं ताकि टीचर्स उसे फॉलो कर पाए? यस, देखिए NEP फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। मींस कि हम टीचर्स को सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करना, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का सोशल स्किल्स, बच्चों की लर्निंग, बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट, बच्चों की इमोशनल स्किल्स, इन सब पर हमें फोकस करना है यहाँ पर। सो मैं एक चेकलिस्ट रिकमेंड करती हूँ टीचर्स को ताकि वो ये फॉलो करें और अपनी क्लास में होलिस्टिक डेवलपमेंट जो NEP के द्वारा दिया गया है उसे पूरा करें। सबसे पहले हम चेक करते हैं बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स। अब टीचर्स डेली क्लासरूम में आप चेक कीजिए क्या आपने बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटी दी जिसने बच्चों को सोचने पर मजबूर किया, जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। इसमें आपका कोई भी पजल हो सकता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी इसमें आपकी हो सकती है। इस लैंग्वेज स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप चेक कीजिए क्या आपने अपने डेली रूटीन में कोई ऐसी चीज़ ऐड की या आपके डेली रूटीन में हर बच्चे को बोलने का मौका मिला, है ना। जब हम डेली बेसिस पर ये चीज़ें चेक करेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप पॉसिबल। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के लिए आप चेक कीजिए क्या आज बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प की, क्या आरव ने आन्या को इरेजर दिया बिना मांगे, क्या बच्चों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला। तो इस तरह के जो स्मॉल मोमेंट है, इससे हम बच्चे की सोशल स्किल्स का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाती हैं आप लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी। क्या आपने डेली बेसिस पर बच्चों से कोई एक एक्टिविटी करवाई, या आप आउटसाइड प्ले भी हो सकता है ये, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे की बॉडी
इन्वॉल्व हो। तो ये चेक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टीचर्स से कहना चाहूँगी कि आपका जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में आप 2 मिनट निकाल कर इस चेक लिस्ट को फॉलो कीजिए और हर चेक लिस्ट में हर एरिया को आप फॉलो कीजिए। क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी दी जिससे बच्चे की स्किल्स डेवलप हो रही हैं? क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी दी जिससे बच्चे की ये सोशल स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं? क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए आप चेक कीजिए क्या आपने डेली बेसिस पर टीचर्स को कोई ऐसी टीचर्स ने बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दी जहाँ बच्चों ने ड्राइंग की वहाँ पर, या कुछ ड्रॉ किया बिना बाउंड्रीज के, जहाँ बच्चों के एक्सप्रेशंस बच्चे अपने सेटल कर सकें वहाँ पर। सो NEP के द्वारा बताया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर हर टीचर बच्चे के हर एरिया को रिस्पेक्ट दे और उसे अपनी क्लासरूम डेली रूटीन का हिस्सा बना ले तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका पॉसिबल है। होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है आपकी। बराबर है मैम। पेरेंट्स का अर्ली एजुकेशन में क्या रोल होता है और स्कूल पेरेंट्स मीटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता है चाइल्ड के ग्रोथ के लिए? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अर्ली एजुकेशन इज़ ट्रायंगल, पेरेंट, टीचर और चाइल्ड के बीच। अब पेरेंट्स का रोल सिर्फ होमवर्क चेक करना नहीं होता। पेरेंट्स बच्चों के पहले टीचर होते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों के छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी नॉलेज स्कूल के बाहर तक एक्सटेंड होती है, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंट स्कूल के कोऑर्डिनेशन का। कभी लैंग्वेज बैरियर बन जाती है, कभी टाइम इशू रहता है। सो मेरे अकॉर्डिंग टीचर्स और स्कूल को पेरेंट्स के साथ मीटिंग में, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, सो लेक्चर सेशन की जगह पार्टनरशिप मॉडल अपनाना चाहिए। सो इसके हम कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो NEP के द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका शो डोंट टेल। टीचर्स बच्चे के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी काम है, सिर्फ उन्हें बोलकर ना बताएं, बल्कि उसे आप वीडियो क्लिप में या इमेजेस के थ्रू पेरेंट्स को शो करें, जिससे पेरेंट्स को बच्चों की लर्निंग के बारे में पता चले। मंथली स्किल ट्रैकर का आप यूज़ कर सकते हैं, मींस कि जहाँ पर पेरेंट्स विजुअली बच्चों की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे रेड नीड हेल्प, येलो साइन के थ्रू आप बच्चे का एवरेज दिखा सकते हैं, ग्रीन साइन के थ्रू आप कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं। सो ये मंथली स्किल ट्रैकर ये कोई मार्कशीट नहीं है, ये सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस को विजुअली बता रही है यहाँ पर पेरेंट्स को। बायलिंगुअल कन्वर्सेशन का आप यूज़ करें, सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी का आप लोग यूज़ ना करें। जब तक आप पेरेंट्स को सेफ फील नहीं कराएंगे, है ना, जब तक आप पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक वो आपसे इन्वॉल्व नहीं होंगे यहाँ पर, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है तो स्कूल लेवल पर बच्चों की शिकायत ज़्यादा टीचर्स करते हैं, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर्स वहाँ पर बच्चों में जो भी कमी है उसके सजेशंस टीचर्स वहाँ पर दे सकते हैं। और एक जब भी पेरेंट टीचिंग मीटिंग हो स्कूल लेवल पर, तो कुछ रिफ्लेक्शन शीट्स भी आप पेरेंट्स को दे सकते हैं कि आज आपको क्या अच्छा लगा, या स्कूल में किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो स्कूल के लिए भी हेल्पफुल है और यहाँ पर पेरेंट्स को भी लगेगा कि उनके जो ओपिनियंस हैं उनको इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। तो डेफिनेटली जब आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ओपिनियंस जो हैं वो मैटर करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे आपसे, तो वो सिर्फ विजिटर्स नहीं, एक स्कूल के पार्टनर्स बन जाते हैं। डेटा शो करता है बहुत बच्चों को बेसिक रीडिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं क्लासरूम्स में और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, रीडिंग प्रॉब्लम का कोज हो सकता है टीचिंग की कमी नहीं, ट्रैकिंग की कमी हो, है ना। सो हम देख रहे हैं कि बच्चा क्लास में, हम टीचर समझ ही नहीं पाते कि क्लास में बच्चा रिपीट कर रहा है या फिर समझ के बोल रहे हैं, है ना। हम क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चा उस चीज़ को रिपीट कर रहा है या फिर उस शब्द को, उन वर्ड्स को वो बच्चा समझ कर बोल पा रहे हैं, है ना। अब टीचिंग करते समय ये रीडिंग का कोर्स हो सकता है कि हमारी ट्रैकिंग की कमी हो, तो कुछ गलतियां जो हम क्लास में करते हैं, जैसे सबसे पहली गलती है कि क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स है, अलग अलग तरह से बच्चे पढ़ते हैं, अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, पर टीचर्स क्या करते हैं, एक ही तरह से सबको पढ़ाते हैं।
और एक ही अप्रोच को सब पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि यूज़ असेसमेंट टूल्स, कि टीचर्स असेसमेंट टूल्स का यूज़ नहीं करते, बच्चों की रीडिंग ग्रोथ को ट्रैक ही नहीं करते टीचर्स, कि बच्चे की रीडिंग ग्रोथ हो भी रही है नहीं हो रही, या उसके लिए कोई असेसमेंट लेना है। टीचर्स असेसमेंट लेते हैं टाइम निकलने के बाद, है ना। हम बच्चों की ग्रोथ को मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टूल्स ही अवेलेबल नहीं है कि हम किस तरह से बच्चे का जो रीडिंग कॉज है उसे हम लोग मेजर करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे खान अकेडमी किड्स से, जॉलीफोनिक्स से। ये अर्ली रीडर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये डिजिटल ऐप्स हैं, आपकी इंटरैक्टिव ऐप्स हैं जो बच्चे की रीडिंग ग्रोथ में हेल्प करेंगी। इसके अलावा टीचर्स क्या कर सकते हैं, वीकली 5 मिनट बच्चों का वीकली टेस्ट ले सकते हैं आप लोग रीडिंग का, इंडिविजुअली, जहाँ हर बच्चा रीडिंग करेगा और वहाँ पर टीचर्स बच्चे की रीडिंग ग्रोथ को मेजर करेंगे। कलर कोडेड वॉल्स का आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रेड स्टार्टिंग, ग्रीन कॉन्फिडेंट, और आपकी येलो कोडेड वॉल जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाएगी। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ बच्चा ग्रीन वॉल से लेकर येलो वॉल तक जाने तक एक्साइटेड रहेगा। तो इस तरह की हम कलर कोडेड वॉल्स का अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ओल्डर चाइल्ड एक यंगर चाइल्ड के साथ रीडिंग करें। यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम भी हो जाएगा इससे आपका। ग्रेट। ऑडियो रिकॉर्डिंग असेसमेंट्स हम बच्चों को दे सकते हैं स्कूल लेवल पर, जैसे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, है ना। तो रीडिंग के लिए हम कुछ बच्चों को स्टोरीज़ सुनानी है, उन्हें रिकॉर्ड करना है ना, या बच्चों को रीडिंग करते हुए रिकॉर्ड करना है। इस तरह के हम लोग असेसमेंट दे सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रैकिंग की कमी है, टूल्स की कमी है यहाँ पर, जब बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे। सो इनको आप फॉलो कर सकते हैं और बच्चों की जो रीडिंग हैबिट्स हैं या तो उनको बिल्ड कर सकते हैं आप लोग। आप कोई ऐसा टीचिंग मोमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं जहाँ आप पर्टिकुलरली प्राउड हो अपने इम्पैक्ट और अप्रोच को लेके? हाँ, यस, डेफिनेटली मुझे एक मोमेंट हमेशा याद रहता है। मेरी क्लास में एक बहुत ही शाय बच्चा था जो बोलता नहीं था क्लास में, बहुत ज़्यादा शर्माता था। इवन ना ही वो सर्कल टाइम ज्वाइन कर रहा है, ना ही वो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मुझसे कनेक्ट हो पा रहा है। सो मैंने एक दिन स्टोरी पढ़ाई उस पूरी क्लास को, हंग्री कैटरपिलर की, ओके, है ना। सो पपेट के थ्रू मैंने वो स्टोरी पढ़ाई। जैसे ही वो पपेट बोलने लगा, सो मैंने उस बच्चे की आंखों में एक एक्साइटमेंट देखी, क्योंकि बच्चा जब वो हंग्री कैटरपिलर जो पपेट था वो बोलने लगा, तो बच्चा वहाँ पर एक्साइटेड फील करने लगा उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए कि किस तरह से ये बोल रहा है और स्टोरी क्या होगी। तो जब मैंने उसकी आंखों में वो एक्साइटमेंट देखी, तो मैंने उस बच्चे के लिए क्लैप किया और मेरे साथ साथ पूरी क्लास ने उसके लिए क्लैप किया वहाँ पर। सो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को सेफ फील कराना कितना ज़रूरी है। जब तक बच्चे का आप ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक आप बच्चे को सेफ फील नहीं कराओगे, तब तक वो बच्चे की लर्निंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे की रियल लर्निंग तभी स्टार्ट होती है जब आप बच्चे को सेफ फील करा लो, क्योंकि नर्सरी लेवल का टीचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप बच्चे के साथ पहले इमोशनल कनेक्शंस बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए। सो मैंने देखा धीरे धीरे जो बच्चा है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा, पार्टिसिपेट करने लगा। सो ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहता है, जो मुझे बार बार यही रियलाइज़ कराता है कि मैं पहले बच्चे को सेफ फील कराऊं, बच्चे का ट्रस्ट जीतूं। सो वहाँ पर बच्चे के जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, जो बच्चों की इमेजिनेशन पावर है, वो फिर धीरे धीरे ऑलरेडी बिल्ड होने लगती है वहाँ पर। सो खेल कोई टाइम पास नहीं है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। सो मेरे अकॉर्डिंग आप बच्चों का पहले ट्रस्ट जीतें, और ट्रस्ट कैसे जीतें? आप खेल के द्वारा उनके कंफर्ट जोन से स्टार्ट करके आप बच्चे का पहले ट्रस्ट जीतें, बच्चों के साथ आप इमोशनल कनेक्शंस बनाएं, उसके बाद ही बच्चे की ट्रू लर्निंग होती है। जब आप न्यू टीचर्स को ट्रेन करती है, तब ऐसा कौन सा बिगेस्ट माइंड ब्लॉक वो फेस करते हैं और आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं उसे ओवरकम करने के लिए? देखिए, जब भी मैं न्यू टीचर्स को ट्रेन करती हूँ तो सबसे बड़ा माइंडसेट उनका ब्लॉक रहता है कि परफेक्ट होना चाहिए या फिर हर बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाना है। ये सबसे बड़ा उनका माइंडसेट ब्लॉक
रहता है। यहाँ मैं टीचर्स को समझाती हूँ कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है और अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। टीचर्स मुझसे क्या कहते हैं कि मैम ये बच्चा तो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो टीचर्स यहाँ पर समझते हैं कि ये उनका फेलियर है। बट मैं उन्हें समझाती हूँ कि क्लासरूम इज़ नॉट अ परफेक्ट सेटअप। हर बच्चा अलग तरह से सीख रहा है, हर बिल्कुल। बच्चा अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ फोनिक्स के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, कुछ नॉर्मली अगर आप बच्चे को समझाएं वो नॉर्मली समझ जाते हैं। तो ये टीचर्स का फेलियर नहीं है। मैं उन्हें बताती हूँ कि NEP के अकॉर्डिंग हम टीचर्स को सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करना, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए माइंड, बॉडी, हार्ट तीनों पर काम करना होगा बच्चे के, तभी बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। सो टीचर्स को मैं ट्रेन करते समय हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में यहाँ पर बताती हूँ कि आप किस तरह से इन चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक बच्चा सर्कल टाइम ज्वाइन नहीं करता था, है ना, बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल था वो बच्चा। तो उस समय मैं टीचर्स को बताती हूँ कि पर्सनलाइजेशन इज़ की। जब तक आप इन नर्सरी लेवल पर इंडिविजुअली सपोर्ट बच्चे को नहीं करेंगे तब तक बच्चे की लर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पर टीचर्स अपना माइंडसेट ये ना रखें कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मीन्स कि उनमें कमी है। नहीं, टूल्स का यूज़ कीजिए, बच्चों की जो ग्रोथ है उसे मेजर कीजिए और बच्चों का डेवलपमेंट कीजिए। सो यहाँ पर क्लासरूम कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके मूड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा और बच्चों के माइंड, बॉडी और हार्ट तीनों पर यहाँ पर आपको काम करना होगा। बराबर है। आप ऐसे कौन से टूल्स, स्ट्रैटेजीज़ या टेक्नोलॉजी रिकमेंड करेंगे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए? यस, देखिए नर्सरी लेवल पर जो लर्निंग होती है वो इंजॉयफुल होती है, जहाँ बच्चा इंटरेक्टिव वे में सीख सके। सो जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ये सब चीज़ अचीव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कुछ टूल्स मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ टीचर्स के लिए, जैसे खान अकेडमी किड्स, ये फ्री एंड चाइल्ड सेफ ऐप है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाता है थ्रू फन गेम्स एंड लर्निंग। इसके बाद आता है आपका ABC माउस। ABC माउस स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लानिंग के साथ गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, जहाँ बच्चे अपने बेसिक कंसेप्ट्स को गेम्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू वहाँ पर सीख सकता है। आप इन टूल्स का वीकली यूज़ कर सकते हैं, 2 दिन में आप एक बार इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ABC माउस ये आपका एपिक है जो डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पर 40,000 प्लस स्टोरी बुक्स मिल जाएंगी आपको विद रीड अलाउड फीचर्स। वहाँ बच्चे अपनी रीडिंग हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। बुक क्रिएटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बच्चों के साथ साथ ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ बच्चे अपनी स्टोरीज़ लिख सकते हैं, उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बच्चे अपने जो भी क्लिप्स हैं बच्चे उनको ऐड करके अपनी बुक्स यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। और टीचर्स यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए। तो ये सारी हेल्प जो एप्स हैं आपकी या ये टूल्स हैं वो हमें अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है हमारा। सो एक ऐप आती है आपकी सीसो ऐप है आपकी, इसके अलावा आपकी ऐप है टेक्स्ट टू स्पीच ऐप है, क्लास टू जो ऐप है। क्लास टू जो ऐप काफ़ी पावरफुल ऐप है, जहाँ पर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तीनों कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना काम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, टीचर्स डूजो पॉइंट्स दे सकते हैं बच्चों को, है ना, और पेरेंट्स भी स्कूल एक्टिविटीज़ से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सो ये सारे टूल्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं और मॉडर्न टीचिंग को देखते हुए हमें इन सारे टूल्स को यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। आप थॉटफुली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं बच्चों के साथ वाइल मेंटेनिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच? देखिए, टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक टूल की तरह होना चाहिए, ना कि टीचर्स और पेरेंट्स का रिप्लेसमेंट। हमारा फोकस रहता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर, जहाँ पर हम चेक करते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या महसूस कर रहा है और बच्चा किस तरह से एक्सप्लोर करता है। मैं अपने क्लास में कुछ इंगेजिंग टूल्स यूज़ करती हूँ, जैसे टूनटेस्टिक या बुकफुल, इस तरह के इंटरैक्टिव ऐप्स यूज़ करती हूँ, जहाँ बच्चे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल चूज़ करते हैं, उसमें वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी स्टोरी बनाते हैं। ये इंटरैक्टिव ऐप्स रहते हैं जहाँ हर बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है।
सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि स्क्रीन टाइमिंग बच्चों के लिए ज़्यादा ना हो जाए, बराबर। और इसमें एडल्ट गाइडेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। सो टेक्नोलॉजी शुड फील लाइक अ टॉय बट वर्क लाइक अ टूल। अकॉर्डिंग टू एनईपी गाइडलाइंस हम ऐसा और क्या कर सकते हैं टीचर्स को बेटर ट्रेन करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एनईपी के अकॉर्डिंग जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेन नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों की दुनिया वो समझ सकें इस पॉइंट से भी हमें टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। सो हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग और एनसीएफ की जितने भी गाइडलाइंस हैं वो हमें टीचर्स को वहाँ पर बतानी चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले रियल बेस्ड लर्निंग हम लोगों को वहाँ पर करानी चाहिए टीचर्स को, जो मैं रिकमेंड करती हूँ जितने भी न्यू टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं। मींस कि हमें सिर्फ वर्कशॉप्स कंडक्ट नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का हमें यूज़ करके जितनी भी एक्टिविटीज़ हम स्कूल लेवल पर बच्चों को करा रहे हैं, जैसे आपकी स्टोरी टेलिंग है, आप पपेट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग कैसे कराएंगे, वो टीचर को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पर हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आपकी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी राइम्स आ गई हैं, स्टोरीज़ आ गई, या आपकी प्ले बेस्ड लर्निंग आ गई, आपकी टीचर्स किस तरह से ये जाकर स्कूल लेवल पर कराएंगी, उन सब चीज़ों की रियल लर्निंग हमें वहाँ पर देनी चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये सब आपके ट्रेनिंग में इंक्लूड होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है टीचर्स के लिए? ताकि वो बच्चों को समझ पाएँ, उनके वर्ल्ड को समझ पाएँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने का टीचर हमें नहीं बनाना है, बच्चों की दुनिया को वो समझ सकें, महसूस कर सकें। आप किस तरह से क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करेंगी, किस तरह से चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को आप मेंटेन करेंगी, ये भी हमें टीचर्स को सिखाना चाहिए। कल्चर इंटीग्रेशन भी उसमें होना चाहिए। लोकल कम्युनिकेशंस मींस कि टीचर्स को हमें ये सिखाना चाहिए, जैसे आपके लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, आप इन सब चीज़ों को आप अपनी नर्सरी क्लास का हिस्सा कैसे बनाएं, ये भी हमें टीचर्स को सिखाना चाहिए। इसके अलावा इंक्लूसिव क्लासरूम के कंसेप्ट्स हमें समझाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यहाँ टीचर्स को हमें बताना चाहिए अगर आपकी क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स है तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगी, आप किस तरह से इनकी सिचुएशन को समझेंगी, ऑब्ज़र्व करेंगी और अपने मेथड्स को अप्लाई करेंगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमें नर्सरी टीचर्स को ट्रेन करते समय उन्हें ये सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें बच्चों के लर्निंग को इंगेजिंग नहीं बनाना है, उनको समझना भी है। सो अगर हम चाहते हैं कि एक नर्सरी टीचर एनईपी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट टीचर हो, तो हमें उस टीचर के पहले माइंड और हार्ट को रेडिंग करना होगा। बिल्कुल मैम। एनसीएफ एम्फसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग पे, आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी रेकमेंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप? देखिए, नर्सरी लेवल पर जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ हमें बच्चों को बताना नहीं होता, बच्चों को करने देना होता है, जहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर खुद ही सीखें। सो इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ फ्रूट मार्केट रोल प्ले। अगर हमें बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाने हैं तो यही मैं उसको रिकमेंडेड करती हूँ। तो मैं सबसे पहला स्टेप रहता है सेट द सीन, जहाँ आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पेपर से कट आउट करके या कोई भी आर्टिफिशियल फ्रूट्स विद टैग के साथ आप उसे क्लास में सेट करेंगे टेबल्स पर। सेकंड स्टेप इसमें आपका रहता है असाइन द रोल्स। कुछ बच्चे हैं जो शॉपकीपर बनेंगे, कुछ बच्चे हैं जो उनसे फ्रूट्स लेने आएंगे, है ना। तो ये सेकंड स्टेप रहता है आपका। थर्ड स्टेप मैं यहाँ पर करती हूँ बिल्डिंग वोकैबुलरी। मीन्स कि जहाँ पर मैं बच्चों को जो फ्रूट्स नेम हैं, जो वेजिटेबल्स नेम हैं, वो रिपीट कराऊंगी खेल खेल में। वहाँ बच्चे रिपीट करेंगे कि अब आपको कौन सा फ्रूट लेने जाना है, बच्चे बोलेंगे ये फ्रूट मुझे लेने जाना है, मैं उस चीज़ को रिपीट कराऊंगी कि ये कौन सा फ्रूट है, ये एप्पल है, मैंगो है। तो इस तरह से थर्ड सीन। एंड फोर्थ स्टेप में लेट देम प्ले। अब बच्चों को फ्रूट्स लेने जाने दें, जहाँ पर बच्चे कुछ प्राइस टैग देखकर उसके चार्जेस पूछेंगे कि ये कितने का है और आपको कितने पैसे वहाँ पर बच्चे को देने हैं। सो इस तरह से। एंड लास्ट रहता है मेरा रिफ्लेक्शन, लास्ट स्टेप। रिफ्लेक्शन में मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आज आपने कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा बेचा, है ना, हमारे पास कितने फ्रूट्स बचे हैं, आप अपने पैसे काउंट कीजिए कि कितने पैसे आपके पास बचे हैं। तो ये फ़नी भी है बच्चों के लिए, और बच्चे खेल खेल के द्वारा इस तरह से सीख भी रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। सो
नर्सरी लेवल पर जब आप टीचिंग करते हैं तो इसी तरह से आपको एक्टिविटीज़ करानी होती है जहाँ पर बच्चा इंटरैक्टिव वे में खुद पार्टिसिपेट करके सीखे वहाँ पर। सो इसमें ना सिर्फ बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा बच्चों की, बल्कि बच्चे की सोशल स्किल्स भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, इमेजिनेशन पावर भी यहाँ पर बूस्ट हो रही है। सो एनईपी के कई एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सोशल स्किल्स भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। जब बच्चे को फ्रूट दे दिया गया तो बच्चे ने थैंक यू बोला, है ना। बायलिंगुअल कन्वर्सेशन का बच्चे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं। न्यूमेरिसी पावर यहाँ पर डेवलप हो रही है इस एक्टिविटी से। बच्चे जो मनी है उसे काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरह से मैं ये एक्टिविटी रिकमेंड करती हूँ टीचर्स के लिए कि आप इसी तरह से बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एआई टीचिंग असिस्टेंट को बनाने में मदद करते जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए हो, तो आप क्या चाहते कि आपके टीचिंग स्टाइल का कौन सा पार्ट वो सीखे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं किसी एआई की हेल्प करती हूँ अर्ली एजुकेटर्स के लिए, तो मैं 3 चीज़ें ज़रूर चाहूँगी कि एआई में डेवलप की जाएं। सबसे पहला इमोशनल सेंसिटिविटी। इमोशनल सेंसिटिविटी एक एआई में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लास में कोई रोता हुआ बच्चा आ रहा है तो एआई उसके अभी आंसू नहीं पहुंच सकता डेफिनेटली। सो इमोशनल सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर की तरह आप बच्चे को समझें, ये चीज़ एआई में होना अभी बहुत ज़रूरी है। सेकंड आ जाता है आपका वार्म कम्युनिकेशन। जिस तरह से एक टीचर्स बच्चों को हक करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं एक अच्छी आवाज़ में, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक टीचर में होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड मैं कहूँगी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि हम देख रहे हैं कि जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स है क्लासरूम में। अलग अलग तरह से बच्चा सीख रहा है, अलग तरह से बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। हमें बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट करना है ना, इंडिविजुअल अटेंशन देनी है हमें बच्चों पर। तो मैं ये चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि एआई में ये चीज़ ज़रूर हो कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाए और हर बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस करें। क्योंकि अगर एआई को ट्रूली हेल्पफुल हमें बनाना है तो हमें उनमें एक टीचर की समझ और एक टीचर का दिल दोनों ऐड करना होगा उसमें। अगर इंडिया के हर स्कूल में आपकी कोई भी एक टीचिंग वैल्यू को अडॉप्ट कर सकते तो वो क्या होगी? देखिए, अगर मेरी टीचिंग वैल्यू को आपको अडॉप्ट करना है तो मैं कहूँगी सी द चाइल्ड बिफोर द सिलेबस। ओके। हर बच्चा अलग एक कहानी है, अपने पोटेंशियल, अपने इमोशंस के साथ। जब हम बच्चे को ट्रूली देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी रियल लर्निंग होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि करिकुलम तो सब जगह सेम हो सकता है, लेकिन कनेक्शन हर क्लास में यूनिक होना चाहिए। जब टीचर हर बच्चे को देखते हुए ये कहे कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तब वो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ बच्चों को मेरिट देते हैं, वो सिर्फ मेरिट देने वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे डेफिनेटली। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। सो स्टार्ट विद लव, टीच विद रिस्पेक्ट। वाओ, ओके। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग से जो इम्पोर्टेंट इंसाइट है आज के हमारी कन्वर्सेशन की, वो आप क्या चाहेंगे कि टीचर्स कौन सी ले? देखिए, अगर चाइल्ड सेंटर लर्निंग से एक इंसाइट लेकर जाएं तो मैं यही कहूँगी कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग में हम जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ हम इस नज़रिए से प्लानिंग करें कि जो भी मैंने प्लान किया है इसमें बच्चा क्या सोचेगा, इसमें बच्चा कैसा फील करेगा और इसमें बच्चा कैसे ग्रो करेगा। क्योंकि सिर्फ एक्टिविटीज़ प्लान करना मैटर नहीं करता है ना, उस एक्टिविटीज़ में हमें बच्चों को भी देखना होता है कि बच्चा इसमें किस तरह से ग्रो करेगा। हमें डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स का भी ध्यान रखना होता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में। तो अगर हम यही इंसाइट लेके जाएं, हम बच्चों के नज़रिए को समझें यहाँ पर, तो वो चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पेरेंट्स और टीचर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगी सबसे पहले टीचर्स को कि बच्चों को थोड़ा सुनना शुरू करो और हर रोज़ बच्चों को थोड़ा समझने की कोशिश करो।
जब हम बच्चे को समझेंगे तभी हमारी ट्रू लर्निंग होगी। अगर बच्चा लेटर ए बी सी को सिंपली प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख रहा है तो टीचर्स अपने अप्रोच को चेंज करें। कमी ना ही आप में है, कमी ना ही बच्चे में है। अपने अप्रोच, अपने मेथड्स को बदलें, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स है, हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता। एनईपी क्लियरली कहता है लर्निंग शुड बी फ्लेक्सिबल, एंजॉय और इंक्लूसिव होनी चाहिए। और पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स सिर्फ होमवर्क चेक करने पर बच्चे के फोकस ना करें। डेली बेसिस पर बच्चों के साथ कन्वर्सेशन और छोटे छोटे एफर्ट्स पर अप्रिसिएशन भी पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए। और यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर दोनों पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की ग्रोथ को बैलेंस करें तो तभी एक बच्चे की ट्रूली ग्रोथ होती है सही मायनों में। मुझे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि बच्चे की रीडिंग प्रॉब्लम थी। स्कूल में जब टीचर्स ने पेरेंट्स से बात की कि बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट्स से बात करने के बाद पता चला कि बच्चे का घर पर स्क्रीन टाइम ज़्यादा था। ओके, है ना। अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा था तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर ने जब कन्वर्सेशन की तो उन्हें बताया कि जो पेरेंट्स हैं वो स्क्रीन टाइम की जगह बेड टाइम पर स्टोरी टाइम कर लें, तो बच्चे की धीरे धीरे हम रीडिंग हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर ही काम करना होगा, जब भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्रूली सक्सेसफुल हो पाएगा। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज अ वंडरफुल पॉडकास्ट विथ यू। थैंक यू सालिया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक नर्सरी टीचर ट्रेनर के लाइफ जर्नी की, जहाँ बनता है डेडिकेशन, पेशेंस और प्यार से एक नया फ्यूचर। ऐसे ही कन्वर्सेशंस और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए कोग्रैट के साथ। मैं हूँ साइली, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू गेस्ट और न्यू पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।